हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज ही क्लास में हम कवर करेंगे जो लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था उसके 2 पॉइंट कवर करवाए थे। आज इतने रहते हैं, बाकी कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की इंपॉर्टेंस को। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में मतलब क्या होता है कि डिमांड को फोरकास्ट होता है अनुमान लगाना, यानी कि डिमांड का अनुमान लगाया जाता है। कहते हैं वाइल प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी आर यूजफुल फॉर प्राइसिंग पॉलिसी, इनकम इलास्टिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। कहते हैं जब प्राइस और क्रॉस इलास्टिसिटी यूजफुल रहते हैं प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर। क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने अभी तक आपको करवाई नहीं बच्चों, करवाएंगे आने वाली क्लासेस में। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली जो दूसरे प्रोडक्ट है, यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट है, जो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। कहते हैं जब प्राइस होता है और जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो दोनों ही यूज़फुल रहते हैं प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर, यानी कि जब प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है तो कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो यूज़ की जाती है उस केस में जब फोरकास्ट यानी अनुमान लगाया जाता है डिमांड का, किसके लिए कि प्रोडक्ट का जो प्राइस इन फ्यूचर में क्या रहेगा। जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन द लॉन्ग रन। कहता है जो प्लानिंग करना और मैनेजमेंट करना लॉन्ग रन के अंदर कहता है डिपेंड सिग्निफिकेंटली अपॉन द नॉलेज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि प्रोडक्ट का प्लान करना कैसे मैनेज किया जाएगा लॉन्ग रन के अंदर, तो कहता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर। यानी कि कंज्यूमर की इनकम है कितनी, तो इनकम इलास्टिसिटी को डिटरमाइन किया जाएगा, उसके बेस पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है डिटरमाइन किया जाएगा। एज द बिजनेस मैन कैन देन फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इनकम लेवल ऑन द डिमांड फॉर हिज कमोडिटी। यहाँ पे बिजनेस मैन चेक करता है कि अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल चेंज होता है तो उस इनकम लेवल में चेंज आने के कारण डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो बिजनेस मैन है चेक करके चलेगा। यानी कि यहाँ पे इम्पैक्ट किसका देखा जा रहा है बच्चों, इनकम का, कि इनकम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिमांड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ रेल फ्रेट चार्ज। और यहाँ पे रेल का जो किराया होता है, जो चार्ज होता है, उसको फिक्सेशन करते समय हम कैसे चेक करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड को। कहते हैं इफ़ द रेलवे सर्विस हैव एन इन इलास्टिक डिमांड। कहते हैं अगर रेलवे की सर्विस क्या है, इन इलास्टिक डिमांड रखती है, यानी कि कंज्यूमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ करके जो सर्विस ले सकते हैं, तो उस केस में जो यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट का, मतलब ये होता है इन इलास्टिक डिमांड का, तो रेलवे क्या करता है फिक्स हायर फ्रेट चार्ज फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कहते हैं उस केस में क्या करता है फिर जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है वो हाई फ्रेट चार्ज करता है किसके लिए, गुड्स के लिए, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। हम जानते हैं बच्चों की जो मालगाड़ी होती है वो अलग होती है, जो पैसेंजर गाड़ी होती है वो अलग होती है। जो मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस कारण से वो महंगे रेट पे जाती है। दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट ईजिली करते हैं जैसे ट्रक हो गए हैं या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, तो उस केस में रेलवे क्या करती है, कम रेट चार्ज करती है। यानी कि जैसे पैसेंजर्स हो गए हैं, अगर हमें ट्रेन नहीं मिलती हम बाय बस चले जाते हैं, तो उस केस में जो पैसेंजर का किराया होता है वो क्या रखती है, कम रखती है रेलवे, क्योंकि जानती है रेलवे डिपार्टमेंट जानता है कि अगर सर्विस का या चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादा रख देंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा, रेलवे को छोड़ के बस या फिर कोई अदर व्हीकल का है जो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इस कारण से फिर रेलवे डिपार्टमेंट क्या करता है, लो प्राइस चार्ज करता है। दस दिस मेथड इज़ नोन एज द मेथड ऑफ फिक्सिंग चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वट द ट्रैफिक कैन बियर। यानी यहाँ पे डिपेंड करता है चार्ज क्या किया जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वट द ट्रैफिक कैन बियर, यानी क्या ट्रैफिक है जो बियर की जा रही है। यानी कि जो मालगाड़ी होती है उसका सब्स्टिट्यूट ना होने के कारण कंज्यूमर से हाई चार्ज करती है जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है। पैसेंजर में ऑप्शंस होते हैं कंज्यूमर के पास, तो पैसेंजर का जो किराया क्या रखती है वो लो रखती है। दूसरा आता है वेज डिटर्मिनेशन करना, यानी कि जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वो कैसे हम देंगे। कहते हैं जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है जब वो वेज दी जाती है उनके मेंबर्स को, तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि इलास्टिसिटी और डिमांड क्या उनकी सर्विस की, अगर जो डिमांड है सर्विस की वो इलास्टिक है तो यहाँ पे जो वेज क्या मिलेगी उनको कम मिलेगी। यानी कि मैं आपको बताती हूँ इसको एग्जाम्पल। अगर मान लो कि जो लेबर है जो मजदूर जिसे बोलते हैं हम,
लेबर की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेबर की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि लेबर की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, यानी कि चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे लेबर क्या करती है कि हमें हाई वेज दो, क्या चार्ज करती है, हाई वेज चार्ज करती है। जब लेबर की जो डिमांड होती है, लेबर की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। लेबर की डिमांड अगर क्या है, इलास्टिक यानी कि चेंज हो जाएगी, उस केस में फिर लेबर है जो हाई रेट चार्ज नहीं कर पाएगी, तो उस केस में जो वेज क्या होगी, उनकी लो वेज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लेबर है की डिमांड है वो इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, उनकी वेज रेट के ऊपर। अगर लेबर डिमांड ज़्यादा है, इन इलास्टिक है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगी, वेज ज़्यादा दो। अगर लेबर की डिमांड कम है, यानी कि इलास्टिक है, चेंज हो जाती है, तो उस केस में वो हाई रेट चार्ज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उनकी जो वेज होगी वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट कंपनी देखती है कि जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की इंपोर्ट कंट्री में अगर इन इलास्टिक है, तो उस केस में वो हाई प्राइस चार्ज कर लेती है। अगर जो डिमांड है इंपोर्टिंग कंट्री में वो इलास्टिक है, तो उस केस में फिर उसको कम प्राइस रखने पड़ते हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्री आती है, एक्सपोर्ट कंट्री आती है। एक्सपोर्ट कंट्री क्या होती है, जो अपने गुड को बाहर क्या करी है, सप्लाई करी है। किस में करी है, ये इंपोर्ट कंट्री कहलाएगी। दूसरे देश में क्या करी है, वो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करे इंपोर्ट कंट्री के अंदर। तो अगर मान लो जिस प्रोडक्ट को है जो एक्सपोर्ट कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इसके जो गुड्स की डिमांड है, जो ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसके गुड्स की जो डिमांड है वो इंपोर्ट कंट्री के अंदर क्या है, इन इलास्टिक है, यानी कि चेंज होने वाली नहीं है, वो इस कंट्री को चाहिए। तो उस केस में फिर ये एक्सपोर्ट कंट्री क्या करती है, हाई प्राइस चार्ज रख लेती है, यानी कि अपने प्राइस क्या रखती है, प्रोडक्ट के हाई रखती है, जिससे क्या कमाती है, वो गेन कमाती है, फ़ायदा कमाती है। अगर मान लो इसी के अपोजिट अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ तो था कि अगर इंपोर्ट कंट्री के अंदर हमारे गुड्स की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, तो इस कारण से एक्सपोर्ट कंट्री ने हाई प्राइस चार्ज करके बेनिफिट ले लिया। दूसरी तरफ अगर ले लेते हैं आप, यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्री है कि जो एक्सपोर्ट कंट्री है वो क्या कर रही है, अपने गुड्स को सप्लाई करे, किसके अंदर करी है, ये दूसरा जो कंट्री कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, इंपोर्ट, जहाँ पे अपना गुड्स है जो सप्लाई किया जाएगा, इंपोर्ट कंट्री कहलाएगी। अब यहाँ पे गुड्स है जो सप्लाई की गया, तो उस गुड्स की जो डिमांड है, अगर मान लो इस कंट्री के अंदर जो गुड्स की डिमांड क्या है, वो इलास्टिक होगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। तो अब जब चेंज हो जाएगी डिमांड, तो उस केस में अब एक्सपोर्ट कंपनी को डर रहेगा कि कहीं अगर मैंने हाई प्राइस कर दिया है तो कहीं मेरा प्रोडक्ट सेल ना हो पाए। उस कारण से फिर इस केस में जो प्राइस क्या रखती है एक्सपोर्ट कंट्री, वो लो प्राइस रखती है। लो प्राइस रख के क्या करती है, वो गेन करती है, कैप्चर करती है जो मार्केट होती है इंपोर्ट कंट्री की। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हमने इस केस में देखा एक्सपोर्ट कंट्री ने फ़ायदा उठाया, बेनिफिट लिया, प्रॉफिट कमाया, किस कारण से, क्योंकि गुड्स की डिमांड क्या थी, इन इलास्टिक थी, तो हाई प्राइस रख के प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अब इस केस में क्या किया है, एक्सपोर्ट कंट्री के जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो तो इलास्टिक थी, उस केस में तो इसने क्या किया, लो प्राइस चार्ज किया है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे ले सकती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए जो एक्सपोर्ट कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट जो होता है गुड्स का एक्सपोर्ट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब एक्सपोर्ट गुड्स का बढ़ा देगी तो यहाँ से इस तरीके से फिर वो अपनी रेवेन्यू को क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्री को क्या लेना होता है, बेनिफिट लेना होता है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या कहते हैं कि ये किससे कनेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। यानी कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, हार्वेस्ट की जाती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, उनसे जो रिटर्न होती है मनी इनकम में वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनसे जो रिटर्न मिलती है फार्मर्स को वो कम मिलती है। मतलब क्या है कि मोर प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ यील्डिंग मोर इनकम एक्चुअली यील्ड लेस इनकम देन बिफोर। अगर यहाँ पे एक किसान चाहता है कि वो अपनी इनकम को बढ़ाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन तो गुड्स का बढ़ जाता है, लेकिन जो उसकी इनकम होती है वो नहीं बढ़ पाती। कारण क्या रहता है ऐसा करने का कि यहाँ पे जब वो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा होने से फिर प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस कारण से एक किसान जो होता है वो ज़्यादा प्राइस है, जो ज़्यादा इनकम है, जो नहीं ले पाता। दिस सिचुएशन इज़ रेफर टू एज अ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। द रीज़न फॉर इट कहते हैं इसका कारण ये होता है कि जो डिमांड होती है मोस्ट फार्म प्रोडक्ट की वो इन इलास्टिक होती है, यानी कि जिसमें कम चेंज देखने को मिलता है हमें। व्हेन द सप्लाई ऑफ दिस प्रोडक्ट इंक्रीज, जब कहते हैं इनकी सप्लाई बढ़ जाती है
तो प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जब प्राइस कम हो गए हैं तो इस कारण से जो डिमांड डज नॉट एक्सटेंड कोरस्पॉन्डली, तो डिमांड तो नहीं बढ़ पा रही है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जो टोटल रिवेन्यू होती है उसकी सेल से वो क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। यानी कि पैराडॉक्स पॉवर्टी कहता है कि किसान ने अगर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सोचा कि इस साल वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाने से उसकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाता है उसकी सप्लाई बढ़ जाने से तो प्राइस क्या चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। प्राइस डाउन चले जाने से तो रिवेन्यू जो होती है किसान की वो क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस बाय सच मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक मशीनें आने से रोज़गार के ऊपर क्या असर पड़ा है, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो मशीनों का इस्तेमाल करके गुड्स बनाई गई हैं और गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। कहते हैं शुरुआत में जब मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो उससे क्या हुआ, जब प्राइस से वो क्या आने लगे, रिलेटिवली मोर इंक्रीज इन द डिमांड। कहते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में प्राइजेस मतलब स्टार्टिंग में जब मशीनों का इस्तेमाल किया तो उससे बेरोजगारी बढ़ गई और जो प्राइस क्या होते थे वो कम हो गई। यानी कि जानते जब मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी आने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, तो जिस कारण से प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कि जब शुरुआत में मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो उसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि काम किसने करना शुरू कर दिया, मशीनों द्वारा काम शुरू होना शुरू हो गया। तो इस कारण से जो प्राइस था वो कम हो गया। तो जो डिमांड है गुड्स की, अगर मान लो मोर इलास्टिक है, अगर मान लो गुड्स की डिमांड ज़्यादा चेंज होने वाली है तो फॉल इन देयर प्राइस, कहता है अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसके कारण से मोर इंक्रीज इन देयर डिमांड, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि मशीनों का इस्तेमाल किया, मशीनों का इस्तेमाल करने से देश में बेरोजगारी फैल गई। अब मशीनों का इस्तेमाल करने से जो गुड्स बनी है वो सस्ती मिलने लगी। जब गुड्स सस्ती मिलने लगी तो उस कारण से डिमांड क्या होगी, बढ़ गई है। जब डिमांड गुड्स की बढ़ जाएगी तो उस कारण से क्या होगा, जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो डिमांड बढ़ जाने से तो क्या करेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा फिर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, दोबारा फिर से जनरेट हो जाएगी। इफ़ ऑन द कॉन्ट्रेरी, कहता है दूसरी तरफ जो डिमांड है गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमेटिक मशीन, कहता है जिन गुड्स को प्रोड्यूस किया था ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा अगर वो इन इलास्टिक है तो कहते देन डिस्पाइट फॉल इन देयर प्राइस, कहता है अगर उनका प्राइस कम भी हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा डिमांड के अंदर, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देयर विल बी नो नीड ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, किन मशीनों का, ऑटोमेटिक मशीनों का। ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल करने से अपन जानते हैं कि लोगों में बेरोजगारी फैल गई, क्या है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गई है, क्योंकि इंसानों का काम किन के द्वारा किया जाने लगा, मशीनों द्वारा। आप जानते हैं जब ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा काम किया जाएगा तो उस केस में जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि सस्ते में पड़ना शुरू हो जाएगा गुड है जो कंज्यूमर को। आप जानते हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कंज्यूमर की इलास्टिक है, यानी कि चेंज हो जाती है, तो उस केस में फिर क्या करेगा कंज्यूमर, प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, तो जब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड को पूरा करने के लिए फिर कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन है उस गुड का वो बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिर क्या करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर, लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा। लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा तो लेबर की डिमांड ज़्यादा करने से क्या होगा, देश के अंदर फिर दोबारा से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इफेक्ट पड़ेगा। ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया तो प्राइस क्या पड़ने लगा, कम पड़ने लग गया, लेकिन बेरोजगारी देश में फैल गई। प्राइस कम पड़ने से इलास्टिक डिमांड, अगर इलास्टिक थी, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ा दी। अब डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो देश में क्या आ जाएगा, रोज़गार आ जाएगा। ऐसे इसके अपोजिट अगर लेते हैं हम, अगर दूसरा केस लेते हैं कि अगर ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऑटोमेटिक मशीनों का क्या किया गया, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल करने से देश में क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, यानी कि बेरोजगारी क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट आने से अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल करने से प्राइस क्या हो गया, गुड्स का कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। प्राइस कम हो गया तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में जो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो क्या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर को
ज़्यादा लेबर लगाने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि डिमांड में तो कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि इलास्टिक डिमांड के यहाँ पे नो चेंज। तो इस कारण से यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है इस केस में फिर एम्प्लॉयमेंट क्या है, जनरेट नहीं होगी। तो एम्प्लॉयमेंट है जनरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है ये। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में चेंज आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है अगर चेंज इन सप्लाई होता है तो उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर क्या पड़ेगा, तो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। कहता है अगर डिमांड इलास्टिक है तो कहता है अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाने से, लेकिन यहाँ पे वेरी स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, यानी कि प्राइस है जो ज़्यादा कम नहीं होने वाला। अगर कहता है डिमांड इन इलास्टिक है तो उसके इसमें कहता है अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट फॉल इन प्राइस आ जाएगा। इसको मैं आपको समझाती हूँ। इफेक्ट ऑफ सप्लाई में देखा जाता है कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, यानी कि जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या पड़ेगा किसमें, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज इन सप्लाई। कहते हैं अगर सप्लाई में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा हमें, प्राइस के ऊपर। तो कहते हैं कि अगर सप्लाई में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर पड़ेगा। किस केस में हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके बेस पे हम चेक करेंगे, यानी कि इफेक्ट क्या पड़ेगा सप्लाई में चेंज आने से प्राइस के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। कहते हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यहाँ पे इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। कहते हैं कि अगर इस केस में कहता है कि अगर सप्लाई को हम बढ़ा देते हैं, सप्लाई क्या होगी, गुड्स की बढ़ गई है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई के बढ़ जाने से, बट विल हैव अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन प्राइस, यानी कि प्राइस विल नॉट फॉल मच, यानी कि जो प्राइस है ना, प्राइस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, प्राइस ज़्यादा कम है जो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड क्या है, इलास्टिक है। कहते हैं सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन उस कारण से जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई विल ग्रेटली इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे कहता है अगर इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड, तो क्या सप्लाई के बढ़ जाने से जो क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन यहाँ पे वेरी स्मॉल इफेक्ट पड़ा है प्राइस के ऊपर, यहाँ प्राइस के ऊपर कोई चेंज मिला ही नहीं है हमें। तो कहता है हाईवर डिमांड इज इन इलास्टिक। तो कहता है कि अगर इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। ऊपर वाले केस में तो इलास्टिक थी तो यहाँ पे सप्लाई का इफेक्ट जो प्राइस के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ा। अगर ऐसे इलास्टिक डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। तो कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई के बढ़ जाने से, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, कहता है प्राइस क्या हो जाएगा, ग्रेटर फॉल हो जाएगा। यहाँ पे तो कम चेंज आएगा, यानी कि यहाँ पे तो कम है, जो प्राइस कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो चेंज आएगा प्राइस में वो कम आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज जो प्राइस में क्या आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो इफेक्ट जरूर डालती है सप्लाई में। अगर बढ़ाया गया है तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है तो उस केस में जो प्राइस है वो ज़्यादा कम नहीं होने वाला, लेकिन अगर इन इलास्टिक है तो अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उस केस में प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये डिटेल क्लास मैंने आपको कवर करा दी है। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से कवर हो गया होगा। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव और डिटेल क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।